हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं नदियों को और उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। तंत्र के अंतर्गत वह सभी नदियां आ जाती हैं जो उसकी सहायक होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को और उसके पश्चात उनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने केवल उत्तर भारत का मानचित्र बनाया है क्योंकि सिंधु नदी तंत्र का जो अपवाह तंत्र है वो केवल और केवल उत्तर भारत में है और जो पड़ोसी देश हैं चीन और पाकिस्तान, तो हमें केवल उत्तर भारत की ही आवश्यकता थी। आइए देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत चीन वाले क्षेत्र में है क्योंकि तिब्बत चीन के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ एक रेंज है तिब्बत वाले क्षेत्र में जिसे हम कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। इस रेंज का नाम है कैलाश श्रेणी, कैलाश रेंज या कैलाश श्रेणी। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर से निकली है सिंधु नदी। ये ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो इसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यहां से निकलेगी हमारी सिंधु और यहां से किस किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे ही ये भारत में प्रवेश करेगी तो इस स्थान का नाम क्या है जहां पर ये भारत में प्रवेश कर रही है? तो इस स्थान को हम कहते हैं दमचौक। भारत में सिंधु नदी किस स्थान से प्रवेश करती है? तो वह करती है यहाँ दमचौक से। उसके बाद हम देखेंगे जैसे ही ये भारत में प्रवेश करेगी और भारत में प्रवेश करने के बाद ये यहाँ से पाकिस्तान में बहती हुई और अरब सागर में अपना जल गिराती है। यहाँ क्या है? अरब सागर। और भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो जब ये प्रवेश करने का स्थान पूछ सकता है तो जब भारत से सिंधु नदी निकलती है तो ये भी स्थान पूछ सकता है। ये स्थान कौन सा है जहां से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करेगी? तो ये स्थान है चिल्लास, जहां से भारत से बाहर निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये दो स्थान को हमने देख लिया। अब जो सिंधु नदी है जब भारत में बहती है तो वो दो श्रेणियों के बीच बहती है। ये पूरा क्षेत्र हमारा ट्रांस हिमालय का है और ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां आती हैं। एक है काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी और तीसरी है जास्कर श्रेणी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच बहती है? तो लद्दाख और जास्कर। पहले को शॉर्ट में लिख देते हैं, काराकोरम और एल से लद्दाख, जे से जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच सिंधु नदी बहती है। ये है, यहां लिख देते हैं सिंधु नदी। और इसकी लंबाई से प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले राज्य से होकर निकलती है। केवल दो ही राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र यहाँ देखने को मिलता है और अधिकतम जो इसका अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है वो मिलता है पाकिस्तान। अब हम सिंधु नदी से बनने वाले प्रश्नों को यही देखेंगे कि सिंधु नदी एक किस प्रकार की नदी है? तो सिंधु नदी एक तरीके से पूर्ववर्ती नदी है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय बनने से पूर्व यहाँ पर बह रही थी और जैसे जैसे हिमालय का निर्माण होता गया वह अपना रास्ता स्वयं बनाती चली गई। तो सिंधु नदी किस प्रकार की नदी है? ये पूर्ववर्ती नदी है क्योंकि ये हिमालय बनने से पूर्व से बह रही है। और इसकी लंबाई पूछ सकता है 2880 किलोमीटर
और किन श्रेणियों के बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच। आइए अब देखते हैं इसकी सहायक नदियों को। सिंधु की जो सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से निकली है झेलम। ये स्थान है बैरीनाग और शेषनाग झील। तो यहाँ से झेलम निकली है और ये बॉर्डर बनाती हुई भारत और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती हुई ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में निकल जाती है। उसके बाद इसका नाम लिख देते हैं झेलम। यहाँ दो नदियां होती हैं, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा दोनों जब मिल जाती हैं तो चिनाब नदी का निर्माण करती हैं और चिनाब निकलती है यहाँ से बारालाचा दर्रा से। तो ये स्थान है बारालाचा। बारालाचा दर्रा से चिनाब निकलेगी और चिनाब भी यहाँ भारत से बाहर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये सभी नदियाँ यहाँ एक स्थान है पंचनाद, यहाँ पर मिलती हैं। तो ये हो जाती है चिनाब। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि चिनाब किन दो नदियों से मिलकर बना है, तो चंद्रा और भागा। नेक्स्ट जो नदी है रावी। रावी और ब्यास एक ही ग्लेशियर से निकली हैं, रोहतांग दर्रे से। कभी कभी इसका अलग नाम भी बता देते हैं ब्यास का, ब्यासकोट। यहाँ से निकलेगी रावी जो कि चिनाब की सहायक नदी है, और ब्यास यहीं से निकलेगी, वो सतलज की सहायक नदी है। तो सतलज कहाँ से निकलती है, सतलज को देखेंगे हम। सतलज निकलती है यहाँ मानसरोवर के पास राकसताल से। राकसताल यहाँ से आएगी सतलज, और ये भी तिब्बत वाले क्षेत्र में, फिर भारत वाले क्षेत्र में, फिर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में अफवाह क्षेत्र बनाती है। और ये यहाँ पर एक स्थान है पंचनाद, और पंचनाद में ये सभी नदियाँ मिल जाती हैं और आगे जाकर ये सिंधु में मिल जाती हैं। ये स्थान है मिठान कोट या मिठन कोट। यहाँ पर ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो इससे प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, आइए हम देखते हैं। इन सभी नदियों के उद्गम स्थल पूछ सकता है, तो यहाँ पर स्थान न होने के कारण इसे हम अलग से समझेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में है और कैलाश रेंज से निकलती है। झेलम का उद्गम स्थल क्या है, तो झेलम का है बैरीनाग। बैरीनाग जो शेषनाग झील के पास में है। चिनाब का उद्गम स्थल क्या है, ये दो नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी हैं, एक है चंद्रा और एक है भागा। तो ये दोनों कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती हैं बारालाचा दर्रा से। बारालाचा दर्रा। रावी का उद्गम स्थल क्या है, रावी का उद्गम स्थल है, रावी और ब्यास दोनों ही रोहतांग दर्रे से निकली हैं। रोहतांग दर्रा, और ब्यास भी रोहतांग दर्रे से। और रोहतांग दर्रे पर ही एक स्थान है ब्यासकुंड, वहाँ से भी इसका उद्गम स्थल माना जाता है, परंतु है वो रोहतांग दर्रे पर ही। सतलज है ये मानसरोवर के पास से, मानसरोवर के पास राकसताल से। राकसताल। आइए साथ के साथ हम इनके प्राचीन नाम भी देख लेते हैं यहीं पर कि इनके प्राचीन नाम क्या हैं। आइए साथ के साथ हम इनके प्राचीन नाम भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में इसका नाम आ भी चुका है कि रावी को प्राचीन किस नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। सिंधु नदी। सिंधु नदी का प्राचीन नाम है सिंधु सागर। सिंधु नदी का प्राचीन नाम है सिंधु सागर। झेलम। झेलम का प्राचीन नाम है, आइए हम साथ के साथ इनके प्राचीन नाम भी देखते चलते हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है सिंधु नदी। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है,
सिंधु का प्राचीन नाम सिंधु ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु की जो सहायक नदी है झेलम। झेलम नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम है बेतस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम है बेतस्ता और इसे हम पहले बेतस्ता के नाम से जानते थे। नेक्स्ट सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वह है चिनाब। चिनाब नदी। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है अस्किनी। नेक्स्ट सहायक नदी है चिनाब की रावी। रावी नदी। और रावी का प्राचीन नाम है पुरसेडी, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुरसेडी। रावी के बाद नेक्स्ट सहायक है ब्यास नदी। ब्यास नदी। और ब्यास का प्राचीन नाम है बिपाशा। बिपाशा। नेक्स्ट है सतलज। सतलज नदी। सतलज का प्राचीन नाम है सतुद्री। तो ये अक्सर एग्जाम में प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंधु नदी। सिंधु नदी का प्राचीन नाम है सिंधु। झेलम नदी। झेलम नदी को बेतस्ता कहते हैं। चिनाब नदी जिसका प्राचीन नाम है अस्किनी। रावी नदी जिसका प्राचीन नाम है पुरसेडी। ब्यास नदी जिसका प्राचीन नाम है बिपाशा। सतलज नदी जिसका प्राचीन नाम है सतुद्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब अक्सर जो प्रश्न बनते हैं वो इनके दोआब क्षेत्र से बनते हैं। दोआब क्षेत्र क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। और सभी नदियों के बीच जो दोआब क्षेत्र बना है उनके भिन्न भिन्न नाम हैं, क्योंकि सभी स्थानों को हम एक नाम से नहीं जान सकते, इसलिए प्रत्येक दोआब का एक अलग अलग नाम है। जैसे सिंधु नदी और झेलम के बीच में ये जो दोआब क्षेत्र बन रहा है ये है सिंधु सागर, तथा झेलम और ये चिनाब के बीच में जो दोआब क्षेत्र बन रहा है इसे हम कहते हैं चाज दोआब। और चिनाब और रावी इन दोनों के बीच में जो दोआब क्षेत्र है ये इसे हम रचना दोआब के नाम से जानते हैं। रावी और ब्यास इसके बीच का ये जो क्षेत्र है दोआब क्षेत्र, इसको हम बारी दोआब के नाम से जानते हैं। ब्यास और सतलज के बीच में ये जो दोआब क्षेत्र है इसे हम बिष्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इनको अलग से समझते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले है हमारी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी इस तरीके से भारत में प्रवेश करके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली जाती है। ये है सिंधु। उसके बाद इसकी सहायक नदी और झेलम के नीचे ये है झेलम। झेलम के नीचे है चिनाब जो कि बारालाचा से निकलती है। चिनाब। चिनाब के बाद है रावी जो कि चिनाब की सहायक है। नेक्स्ट है ब्यास जो कि सतलज की सहायक है। नेक्स्ट है सतलज। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इनके बीच बनने वाले दोआब क्षेत्र को देखेंगे। सबसे पहला जो दोआब क्षेत्र है वो है सिंधु और झेलम का। सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब क्षेत्र बनेगा वो बनेगा सिंधु सागर। तो ये क्षेत्र जो है सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर। सिंध और झेलम के बीच में कौन सा दोआब बनता है? दोआब दो नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र। तो ये बनता है सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब। नेक्स्ट हम देखेंगे झेलम और चिनाब के बीच में। तो झेलम और चिनाब के बीच में बनता है
चाच दोआब, चास दोआब। तो झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब के बीच में बनेगा चास दोआब। नेक्स्ट हम देखेंगे चिनाब और रावी के बीच में, चिनाब और रावी के बीच में बनेगा रचना दोआब। चिनाब और रावी। नेक्स्ट हम देखेंगे रावी और ब्यास के बीच में। तो रावी और ब्यास के बीच में जो बनेगा वो बनेगा बारी दोआब। रावी और ब्यास, बारी दोआब। लास्ट वन है हमारा ब्यास और सतलज के बीच में, तो ये बनेगा बिष्ट। ब्यास और सतलज, इनके बीच बनेगा बिष्ट दोआब। तो इस तरीके से हमारे सिंधु नदी तंत्र के सभी दोआब कंप्लीट होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इन सभी नदियों पर एक समझौता हुआ था जिन्हें हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि 1960 में हुआ था। और इसकी जो मध्यस्थता थी वो विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। तो इसमें एक समझौता हुआ था, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये ऊपर की 3 नदियों का जो 80% पानी है वो पाकिस्तान प्रयोग करेगा। और यहाँ लिख देते हैं पाकिस्तान और भारत, शॉर्ट में लिख दिया है। तो इन 3 नदियों का जो पानी है वो कौन प्रयोग करेगा? ये पाकिस्तान करेगा 80% और भारत करेगा 20%। नीचे की ये 3 नदियां रह जाती हैं, रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास, सतलज, इनका भारत करेगा 80% और पाकिस्तान करेगा 20%। पहला समझौते में जो 80% पानी प्रयोग करेगा वो पाकिस्तान, 20% करेगा भारत। और जो दूसरा समझौता हुआ था उसमें भारत करेगा 80% और पाकिस्तान करेगा 20%। जस्ट यहाँ अपोजिट हो जाता है, ऊपर की नदियों का प्रयोग करेगा अधिक जो जल है वो पाकिस्तान, और नीचे की नदियों का जो जल है अधिक प्रयोग करेगा भारत। अब यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ये रहती है कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का कितने % जल का प्रयोग करता है। तो सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का, यानी सिंधु नदी में ये तीनों ऊपर की नदियां आ जाती हैं, तो उसका कितने % पानी प्रयोग करता है? 20%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है सिंधु नदी कहाँ समाप्त होती है? तो वो होती है अरब सागर में। नेक्स्ट है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है और भारत में ये कितने क्षेत्र में या कितने में अफवाह क्षेत्र में फैली हुई है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 राज्यों में फैली है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। सिंधु की सहायक नदी पूछ सकता है, तो यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी है श्योक, और यहाँ एक गार्ज बनाती है जिसे हम बुंजी गार्ज के नाम से जानते हैं। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सिंधु की सहायक नदी है श्योक, और यहीं पर लिख देते हैं गरतांग, सिगार, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। और ये सभी भी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां ही हैं।
सिंधु नदी से बनने वाले सभी प्रश्न को हम यहाँ अब देखेंगे, क्योंकि सिंधु नदी के तंत्र को हम अध्ययन कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो हम बता चुके हैं झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वह है बैरीनाग, जो कि जम्मू कश्मीर के पास में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है कि सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र किन किन देशों में है। तो 3 देशों में है। कैसे? यहाँ तिब्बत वाले क्षेत्र में उद्गम स्थल है, तो यहाँ पर है, उसके बाद भारत में है, उसके बाद पाकिस्तान में है। तो अपवाह क्षेत्र 3 देशों में है। और जो नदियाँ एक से अधिक देशों में बहती हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से जानते हैं। तो सिंधु एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इनमें से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रा और भागा भी कहा जाता है। तो ये हमने आपको बताया था कि जो चिनाब है वो 2 नदियों से मिलकर बना है, चंद्रा और भागा। तो चंद्रा और भागा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वो चिनाब को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो उसमें से क्या करेगा, 3 ऑप्शन यहाँ से रखेगा और एक बाहर से। जैसे कि झेलम दिया है, रावी दिया है, ब्यास दिया है, और एक उसने रख दिया गंगा नदी का, जैसे कि कोसी है, यमुना है। तो कौन सहायक नहीं होगा, जो इन सभी की अपेक्षा बाहर होगा। जैसे कि कोसी जो कि गंगा की सहायक है, यमुना वो भी गंगा की सहायक है, तो वह नहीं होंगी। अब प्रश्न बनता है कि हिमालय में सिंधु नदी किसका उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदी का, परवर्ती नदी का, या अध्यारोपित नदी का। तो ये एक पूर्ववर्ती नदी है, ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हिमालय बनने से पूर्व से बह रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से ये जो नदियाँ हैं, भारत का नाम इंडिया पड़ा किस नदी के नाम पर। तो इनमें से किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा, तो वो पड़ा है सिंधु के नाम पर। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष जल समझौता हुआ था। तो वो हमने आपको बताया था 1960 में, 1960 में जल समझौता हुआ था 2 बार। नेक्स्ट हमारा यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जो उनका वैदिक कालीन नाम सुमेलित कीजिए। तो सबके नाम रख देगा और किसी का एक का गलत कर सकता है। जैसे कि झेलम का दे दिया उसने बितस्ता, चिनाब का दे दिया उसने कोई सांगपू, जैसे कि सांगपू ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं तिब्बत में, तो उसने नाम बदल दिया चिनाब का सांगपू, और रावी का रख दिया उसने जो है, रावी का क्या है परसेड़ी, और ब्यास का बिपाशा। तो एक नाम उसने बदल दिया चिनाब का उसने सांगपू कर दिया। यही गलत होगा क्योंकि सांगपू तो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं तिब्बत में। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इनमें से 2 नदियों का जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रे से हुआ है। ऐसी कौन सी 2 नदियाँ हैं, तो वह जोड़ा बना के रख सकता है, जैसे कि झेलम और चिनाब। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये है। सेकंड है रावी ब्यास, फिर है सतलज और ब्यास, और सिंध और झेलम। तो रोहतांग दर्रे से किन 2 नदियों का उद्गम स्थल हुआ है, रावी और ब्यास का। तो इसी तरीके से प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बन सकता है कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो वह ऑप्शन में कोई भी चीज़ रख सकता है, जैसे कि जल संभर, दोआब क्षेत्र, तराई क्षेत्र, या जल विभाजक। तो 2 नदियों के क्षेत्र को हम कहते हैं दोआब क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन निम्नलिखित नदियों में से सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है वो किस नदी का मिलता है। तो वह मिलता है सिंधु नदी का। तो इसी तरीके से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जब आपने इसके सिंधु नदी तंत्र के पूरा अध्ययन कर लिया है तो आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र उत्तर भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। इसको समझना आसान है, परंतु इसको हमें एक एक खंड करके समझना होगा। गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, तो एक एक राज्य करके हम उनको समझेंगे।
जिससे समझने में आसानी हो, और अगर एक साथ देखते हैं तो समझने में कठिनाई होती है। इसलिए सबसे पहले गंगा का उद्गम स्थान होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही 2 ग्लेशियर हैं। ये दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड में ही हैं। ये है गंगोत्री ग्लेशियर, ये है संतोपत ग्लेशियर। ये दोनों ही उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं। पहले हम उत्तराखंड को देखेंगे, उसके बाद एक एक करके गंगा जिस जिस राज्य से होकर गई है उनको एक एक करके अध्ययन की दृष्टि से आसान बनाते जाएंगे। नदियों को हम ब्लू कलर से डिनोट करेंगे, या नदियों को हम सीधा सीधा बनाएंगे इसलिए क्योंकि उनको समझने में आसानी हो, परंतु नदियाँ सीधे नहीं बहती हैं। यहाँ से जो नदी निकली है वो है भागीरथी। संतोपत ग्लेशियर से जो नदी निकलेगी वो है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों ही एक स्थान पर जाकर मिल जाती हैं बाद में। अब हम देखेंगे इनकी कुछ सहायक नदियाँ। यह है भागीरथी, यह है भागीरथी और यह है मुख्य अलकनंदा। गंगोत्री से जो मुख्य नदी निकली है वह निकली है भागीरथी, और संतोपत ग्लेशियर से जो मुख्य नदी निकली है वह निकली है अलकनंदा। अब इसमें भी कुछ सहायक नदियाँ आकर मिलेंगी। इसमें मिलती है भीलांगना, और यह मिलती है टिहरी नामक स्थान पर। टिहरी पर ही सबसे बड़ा डैम बना हुआ है भारत का व एशिया का। भीलांगना टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी में मिल जाती है, और यहीं पर वृक्षों को बचाने के लिए यहाँ टिहरी पर एक आंदोलन चला था जिसे जाना जाता है चिपको आंदोलन के नाम से। इतिहास में यह काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, और पुरुषों का नेतृत्व यहाँ पर जो किया था वो किया था सुंदरलाल भगोड़ा ने, और महिलाओं का नेतृत्व जो किया था वो किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। अब 2 नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ एक प्रयाग बनता है, तो यहाँ पर बनेगा गोविंद प्रयाग। यहाँ पर बनता है गोविंद प्रयाग। अब देखते हैं संतोपत ग्लेशियर से जो मुख्य नदी निकली है अलकनंदा। इसमें भी कई सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं और ये भी प्रयाग बनाती हैं। तो इस पर मुख्य 4 प्रयाग हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है धौली गंगा, यहाँ बनता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद यहाँ पर मिलेगी आकर नंदाकिनी बनाएगी नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडार आकर मिलेगी, पिंडार बनाएगी यहाँ कर्ण प्रयाग। उसके बाद इसके दाईं ओर का मतलब है नदी जहाँ से निकल रही है तो उसका मुख किधर है ये हम देखेंगे। जैसे यहाँ से निकली है तो इस तरफ चलती चली आ रही है, इसका मुख इधर है, ये हो जाएंगी बाईं ओर से मिलने वाली, और ये हो जाएंगी इधर दाईं ओर से मिलने वाली। यहाँ पर जो नदी मिलेगी आके यहाँ, ये बोली जाएगी बाईं ओर से, और यहाँ पर बनाएगी ये रुद्रप्रयाग। धौली गंगा, उसके बाद नंदाकिनी, उसके बाद मिलेगी यहाँ पिंडार, और जहाँ पर ये अलकनंदा में मिलती है वहाँ एक प्रयाग बनेगा। यहाँ बनेगा विष्णु प्रयाग, यहाँ बनेगा नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग। ये कौन सी नदी है? ये है मंदाकिनी। अच्छा, मंदाकिनी क्यों फेमस है? मंदाकिनी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है केदारनाथ, और अलकनंदा पर बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ। अब आगे देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो यहाँ बनता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में ही इनका नाम परिवर्तित हो जाता है, यहाँ हो जाता है गंगा।
अब हम आगे समझने से पहले एक बार इसको अच्छे से समझेंगे। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं, गंगोत्री और संतोपत। गंगोत्री से निकलेगी भागीरथी और संतोपत ग्लेशियर से निकलेगी अलकनंदा। भागीरथी यहाँ आकर देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाएगी और यहीं पर इन दोनों का परिवर्तित रूप हो जाएगा गंगा। अलकनंदा पर मुख्य 4 प्रयाग बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है विष्णु प्रयाग कब बनता है, तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा से विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी से बनेगा नंद प्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडार से बनेगा कर्णप्रयाग। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा से बनेगा रुद्रप्रयाग। प्रयाग हमेशा 2 नदियों के मिलन स्थान पर ही बनता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका नाम गंगा हो जाता है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, यहाँ पर एक जगह है ऋषिकेश और यहाँ है हरिद्वार। तो ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में एक ही बहुत फेमस नेशनल पार्क है, वो है राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ है राजाजी नेशनल पार्क। अब हमने गंगा नदी को उत्तराखंड राज्य का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। यहाँ से पूरा ये उत्तराखंड राज्य है और उत्तराखंड राज्य का हमने गंगा का विस्तार देख लिया है। अब यह प्रवेश करेगी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में, और गंगा जो है मैदानी भागों में प्रवेश करती है, वो करती है हरिद्वार से ही। तो अब स्टार्ट होगा आगे यहाँ से उत्तर प्रदेश। यहाँ तक हो गया उत्तराखंड का क्षेत्र। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा का विस्तार। कौन कौन सी नदियाँ गंगा में आकर दाईं ओर से मिलती हैं, कौन कौन सी बाईं ओर से मिलती हैं। अगर हम एक एक राज्य करके समझते हैं तो गंगा को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब केवल और केवल हम उत्तर प्रदेश का विस्तार देखेंगे। यहाँ पर ये जो जगह है, गंगा जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यह है बिजनौर। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और यहाँ पर सबसे पहले जो नदी आकर मिलेगी वो है रामगंगा। और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः केवल 2 ही नदियाँ बाईं ओर से आकर मिलती हैं, एक रामगंगा और एक गोमती, और एक जो है इसके बाईं ओर से मिलती है। तो ये यहीं से उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ से इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद ये प्रयागराज में आकर मिलती है। तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये कौन सी है? यमुना। ये निकली है बंदर पूछ पहाड़ियों से। यमुनोत्री ग्लेशियर है यमुना। अब यमुना में भी कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं, परंतु इसे हम यमुना नदी तंत्र में अलग से देखेंगे। यह है रामगंगा, यह है गोमती। रामगंगा भी यूके वाले क्षेत्र से नैनीताल के पास से निकल कर आई है। और ये जो गोमती है, ये एक ऐसी नदी है जो स्थलीय भाग पीलीभीत के पास फुलर झील से निकल कर आई है। फुलर झील से ये स्थलीय भाग से निकली है। अब ये उत्तर प्रदेश में जो गंगा से मिलती हैं, किस स्थान पर आकर मिलती हैं? ये मिलती है आकर कन्नौज में। रामगंगा गंगा में कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। और गोमती मिलती है, ये कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। और यमुना और गंगा का संगम कहाँ होता है? ये होता है इलाहाबाद, वर्तमान में है प्रयागराज। तो इतना हम समझ चुके हैं। ये हो गया पूरा उत्तर प्रदेश का। बहुत ही आसान है। यहाँ तक हमने उत्तराखंड के राज्य को समझा और यहाँ तक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ही नदियाँ हैं। बाईं ओर से मिलती हैं 2, रामगंगा और गोमती, और नीचे से दाईं ओर से मिलती है यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये क्षेत्र हो जाएगा इतना। हम आगे देखेंगे बिहार। सबसे पहले उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करेगी। अब बिहार में गंगा का विस्तार
कैसा है ये हम देखेंगे। ऊपर से 3 नदियां आकर मिलती हैं और तीनों नदियां नेपाल वाले क्षेत्र से निकल कर आती हैं। यहाँ से 2 नदियां निकलेंगी नेपाल वाले क्षेत्र से, शारदा और घाघरा। ये दोनों मिल जाती हैं, इनका नाम हो जाता है बाद में घाघरा। और नेपाल वाले क्षेत्र से निकलेगी गंडक और कोसी। ये है शारदा। शारदा को ही नेपाल में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह है घाघरा, और यहाँ पर मिल जाने के बाद भी इसका नाम घाघरा ही रहता है। अच्छा, हमने सरयू नदी का नाम सुना है। सरयू नदी किसे कहते हैं? तो घाघरा को ही यहाँ पर अयोध्या वाले क्षेत्र में, अयोध्या में सरयू कहते हैं। कोई विशेष अलग से नदी नहीं है, घाघरा को ही अयोध्या में सरयू कहते हैं। अब ये हो गया बिहार का क्षेत्र। अब ये कहाँ पर मिलेंगी बिहार में? तो ये मिलेंगी, ये मिलती है छपरा में, बिहार के छपरा में। और ये गंडक, ये मिलती है सोनपुर में, सोनपुर। और ये मिलती है कुर्सेला नामक स्थान पे। इतना स्थान अब ये हमने देख लिया बिहार। ये हो गया बिहार में गंगा का विस्तार। एक नदी और है जो दाईं ओर से मिलती है आकर, यहाँ सोन नदी। ये निकली है अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये है कोसी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि यह समय समय पर अपना रास्ता बदलती रहती है और बिहार में अधिक बाढ़ व त्रास का कारण बनती है। अब हम देखेंगे 5 राज्यों में गंगा का विस्तार है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये बिहार हो गया। अब झारखंड में इसमें कोई मुख्य नदी आकर नहीं मिलती है। तो अब हम देखेंगे सीधे पश्चिम बंगाल। यहाँ पर झारखंड को छोड़ देते हैं और अब देखेंगे, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं PB, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं? झारखंड में कोई मुख्य नदी आकर इसमें नहीं मिलेगी, उसको छोड़ दिया गया है। अब देखेंगे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं दार्जिलिंग पहाड़ियों से जो रिवर निकलती है वह है महानंदा, और ये फरक्का बैराज नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। और यहीं से गंगा 2 भागों में बट जाती है। एक चली जाती है पश्चिम बंगाल में, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं, तथा दूसरी चली जाती है बांग्लादेश में, जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ गंगा नदी तंत्र हमारा कंप्लीट होता है। यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आज हम इसको समझाएंगे अच्छे से। सबसे पहले एक बार हम इसे कोरिलेट करते हैं गंगा के साथ। यहाँ पर उत्तराखंड में एक गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से निकली है गंगा। गंगा को हम रेड कलर से डिनोट करेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल अलग दिखे। यहाँ पर आकर इसकी एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश में और एक पश्चिम बंगाल में। अब हम यमुना को डिनोट करेंगे ब्लू कलर से, क्योंकि यमुना जो तंत्र है वह काफ़ी बड़ा है और यमुना नदी तंत्र बिल्कुल यहाँ पर ब्लू कलर से अलग दिखना चाहिए, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहीं पर उत्तराखंड में एक बंदरपूंछ पहाड़ी है, बंदरपूंछ पहाड़ी। बड़े ही अजीब गरीब से नाम देखने को मिलते हैं भूगोल में। और यहाँ पर ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से निकली है यमुना। यमुना को काफ़ी बड़ा बनाएंगे और इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में जाकर इलाहाबाद, यानी वर्तमान में जो नाम है प्रयागराज, यहाँ पर जाकर मिल जाती है। ये स्थान है प्रयागराज। यहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है। यहीं पर कुंभ का मेला भी लगता है। अब हम देखते हैं
यमुना यहाँ से निकली है तो इसका मुख इधर है और इसके लेफ़्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, यानी बाईं तरफ ये है, दाईं तरफ ये है। पहले हम देखेंगे बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। यहाँ पर पड़ता है दिल्ली। दिल्ली से कौन सी पहले मिलती हैं, कौन सी बाद में मिलती हैं, इनको हम देखेंगे। दिल्ली से पहले मिलती है टॉन्स, और टॉन्स भी उत्तराखंड में ही एक जगह है हरकेदून नाम से। हरकेदून यहाँ से निकली है टॉन्स, यूके वाला क्षेत्र है ये भी, और ये मिलेगी यहाँ से दिल्ली से पहले यमुना में, और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है टॉन्स। अब दिल्ली के बाद मिलेगी इसमें हिंडन, ये यहीं से सहारनपुर से निकली है उत्तर प्रदेश के, और ये मिलती है दिल्ली के बाद हिंडन। अब बाईं तरफ से दो नदियां मिलती हैं, एक मिलती है टॉन्स जो कि हरकेदून से निकल कर आई है, और एक मिलती है हिंडन। अब हम देखेंगे यमुना के दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। यह है मेन यमुना। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। अब राइट से यानी दाईं ओर से मिलेगी यहाँ पर चंबल। चंबल बहुत ही फेमस रिवर है, ये मिलती है इटावा में। इसकी लेफ्ट साइड से यानी बाईं ओर से एक रिवर आती है जो है बनास। बनास इसकी सहायक नदी है, किसकी? चंबल की। चंबल की सहायक नदी है बनास। यहाँ से जो भी नदियाँ निकल कर आती हैं, यह है चंबल, और ये निकल के आती है जनापाव पहाड़ी से। यहाँ से जितनी भी रिवर निकल के आती हैं मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से, तो वह सब विंध्यन की पहाड़ियों से ही निकली हैं, परंतु अलग अलग स्थानों पर उनके अलग अलग नाम हैं। जनापाव भी विंध्यन का ही हिस्सा है, और जो विंध्यन पर्वत है उसके उत्तर से जो नदियाँ निकली हैं उनका ढलान उत्तर की तरफ है। सब नदियाँ इधर की ओर आकर मिलेंगी, और विंध्यन के जो दक्षिण की तरफ नदियाँ निकलेंगी वो दक्षिण की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि उसका ढलान दक्षिण की तरफ है। तो ये सब नदियाँ विंध्यन की उत्तर की तरफ निकली हैं, और उनका ढलान इधर होने के कारण, उत्तर की तरफ होने के कारण ये सब उत्तर दिशा में यहाँ यमुना और गंगा में मिलती हैं आके। जनापाव ये है एमपी में, और ये सब विंध्यन का ही हिस्सा हैं। चंबल की कई सहायक नदियां हैं। चंबल भी एक नदी तंत्र का निर्माण करती है, क्योंकि इसकी भी कई शाखाएं हैं जो मुख्य मुख्य हैं। यहाँ एक नदी आकर मिलती है क्षिप्रा, और ये बहुत ही फेमस है क्योंकि इस पर उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा, और उज्जैन कुंभ के मेले के लिए प्रसिद्ध है। इस पर बसा हुआ है यहाँ उज्जैन। सभी स्थानों के नाम रेड कलर से हैं, बाकी जो नदियों के नाम हैं वो ग्रीन कलर से हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। उज्जैन कुंभ के मेले के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ का मेला वैसे 4 जगह पर लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, और यहाँ गंगा नदी के किनारे प्रयागराज में। 2 जगह और लगता है, वो कौन से स्थान हैं और किन नदियों के किनारे हैं ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जब तक आप लोग सर्च नहीं करेंगे, खोज नहीं करेंगे, तब तक आप लोग भी नहीं सीखेंगे। अब
देखते हैं, यहाँ पर मिलती है एक नदी, इसे बोलते हैं काली सिंध नदी। उसके बाद यहाँ मिलती है पार्वती। नदियों को बिल्कुल सीधा सीधा बनाया है, इसलिए समझने में कोई कठिनाई ना हो। काली सिंध और ये है पार्वती। अब यमुना में, सीधे यमुना में मिलने वाली 2-3 सहायक नदियाँ और हैं। ये तीनों नदियाँ भी एमपी वाले क्षेत्र से ही निकली हैं। अब यमुना में सीधे मिलेगी यहाँ पर सिंध, यहाँ पर बेतवा और ये केन। केन, बेतवा, सिंध और चंबल ये सीधे यमुना में मिलती हैं और इनकी जो शाखाएं हैं, सहायक नदियाँ, वो अलग हैं। इनकी हैं 4। लेफ्ट से मिलती है बनास और राइट से 3 मिलती है, क्षिप्रा, काली और पार्वती। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यमुना में सीधे मिलने वाली नदियां हैं और 3 एग्जाम्पल आपको इधर से दे देता है, क्षिप्रा, काली और पार्वती, और इधर से दे देता है सिंध, तो ऑप्शन होगा आपका सिंध। यहाँ से भी ऑप्शन उठा सकता है केन या बेतवा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा, यमुना में नीचे से कुल मुख्य 4 नदियां ही मिल रही हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अच्छा, सिंध कई जगह आ चुका है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है सिंध जो कि यमुना की सहायक नदी है, ये है काली सिंध जो कि चंबल की सहायक नदी है, और एक हम पढ़ चुके हैं सिंधु जो कि उत्तर भारत में चीन से निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और भारत में प्रवेश करती हुई पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर मिल जाती है, वो सिंधु नदी है। ये है सिंध जो कि मुख्य सहायक नदी है यमुना की, और काली सिंध ये है चंबल की सहायक नदी। तो तीनों अलग अलग हैं। यह है बेतवा, यह है केन। ये निकलती है, सभी एमपी वाले क्षेत्र से ही निकलती हैं, एमपी, और ये भी एमपी के, बस अलग अलग नाम हैं। ये विंध्यन श्रेणी कई राज्यों में फैली हुई है, उसके क्षेत्रीय नाम अलग हो जाते हैं। ये है विंध्यन का ही हिस्सा है, इसे कैमूर की पहाड़ियाँ बोलते हैं, लेकिन मुख्यतः ये विंध्यन का ही हिस्सा है। तो इस तरीके से हमने देखा यमुना नदी तंत्र को, बहुत ही आसान है, बस आसानी से समझना है। यमुनोत्री बंदरपूछ पहाड़ियों से निकलती है और ऊपर से 2 ही नदियाँ मिलती हैं, टॉन्स और हिंडन, और नीचे से 4 मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप ट्रिक से, KVC यानी KVC, जैसे कि KVC आपने देखा होगा, एक गेम होता है, तो उसके आधार पर याद रख सकते हैं KVC, केन, बेतवा, चंबल, और ये इतनी प्रमुख नहीं है, तो केन, बेतवा, चंबल। ठीक है, तो आप इतना याद रख सकते हैं, ऊपर से 2 हैं टॉन्स और हिंडन, नीचे से 4 हैं KVC और एक सिंध। इस तरीके से याद कर लीजिए, KVC और सिंध। ये सभी जो भी नीचे से नदियाँ मिली हैं सभी एमपी वाले क्षेत्र से गई हैं, और मुख्यतः विंध्यन का ही हिस्सा है, सब अलग अलग नाम हैं। यहाँ है जनापा पहाड़ी, ये भी विंध्यन का हिस्सा है। विंध्यन ये तो मुख्य है ही। कैमूर ये भी विंध्यन का हिस्सा है। एमपी ये भी विंध्यन वाले क्षेत्र से ही निकल कर गई है। अब इनके नाम देख लेते हैं, ये कहाँ पर मिली हैं जाकर। सिंध मिलती है, ये भी इटावा में ही मिलती है, और ये बेतवा ये मिलती है हमीरपुर में, हमीरपुर। केन मिलती है बांदा में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अपने आप में ही भ्रमित करने वाला तंत्र हो जाता है, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में तथा अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको बहुत ही आसान बनाने के लिए हम इसे अलग अलग
भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कंटेंट को बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया गया है। आई होप आपको समझ आएगा अच्छे से। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के नक्शे पर। आप लोग भी भारत के नक्शे को रफली प्रयास करते रहा करिए, जिससे भारत का नक्शा अच्छे से आपको ड्रॉ करना आ जाए। और प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट भारत के नक्शे को देखिए, किस राज्य की अवस्थिति कहाँ पर है और वह किन किन सीमाओं से लग रहा है। इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं। अब ये हमारा थोड़ा डार्क हो चुका है। अब हम इसे सबसे पहले अलग अलग राज्यों या अलग अलग देश में क्या कहा जाता है, ये सबसे पहले हम भारत के मैप पर यहाँ समझाएंगे। यह है कैलाश रेंज और यहीं से तिब्बत वाले क्षेत्र से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु, जो कि भारत में प्रवेश करके पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में अपना जल गिराती है। और यहीं पास से निकली है मानसरोवर झील के पास से राजस्थान से सतलज, जो भारत में होती हुई पाकिस्तान होती हुई वह भी अरब सागर में अपना जल गिराती है। यहीं से निकलेगी ब्रह्मपुत्र, वह यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होती हुई बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यदि प्रश्न ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सी अरब सागर में अपना जल गिराती है और कौन सी बंगाल की खाड़ी में, यह है कैलाश श्रेणी और इसी पर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास ही आंगसी ग्लेशियर है। दोनों ही अगर ऑप्शन में होते हैं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर, तो दोनों ही सही होंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र है वह चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, परंतु इसी का एक भाग है आंगसी ग्लेशियर। अगर ये दिया होता है चेमायुंगडुंग तो ये भी सही है। अगर इसी का भाग चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का ही एक भाग है आंगसी ग्लेशियर, ये दिया होता है ऑप्शन में, तो ये भी सही है। यहाँ से निकलती है तिब्बत वाले क्षेत्र में, इसे बोलते हैं सांगपो। ये अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं। तो ये पूरा क्षेत्र चीन का और तिब्बत का है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। अब यहाँ पर एक पर्वत है जो कि महान हिमालय का अंतिम पर्वत है पूर्वी, नामचा बरवा। और यहीं पर नामचा बरवा पर एक दर्रा है, ये यहाँ से प्रवेश करती है। इस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा ये ट्रांस हिमालय का भाग है और महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ यहाँ तक फैली हुई हैं और यहाँ पूर्वोत्तर में आकर वह इधर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर अंतिम जो पर्वत है महान हिमालय का वह है नामचा बरवा और यहीं पर एक दर्रा है यांगयाप दर्रा, यहाँ से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र। और ये क्षेत्र पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश का। ये पूरा क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का और अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं दिहांग। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र है असम का, तो असम में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अब ये प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना। अब इसके कई नाम हो गए। तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग और असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। यहाँ पर हमें बस इतना ही समझना है कि ब्रह्मपुत्र को अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या नाम दिया गया है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हमें अलग से समझना होगा, उनमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं। अब हम यहाँ से समझ चुके हैं ये तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है और भारत में नामचा बरवा के पास
यांगयाप दर्रा से प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा इसका भाग होगा, उसके बाद असम में आएगी, असम के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब हम नदियों को बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे जिससे समझने में आसानी हो। सबसे पहले यहाँ से निकली है कैलाश रेंज से, अलग अलग कलर से डिनोट करेंगे जिससे समझने में आसानी हो। ये है कैलाश रेंज और इसी पर एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुम या फिर कह सकते हैं आंगसी ग्लेशियर। नाम यहाँ लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ से निकलेगी सांगपो, ये क्षेत्र है पूरा तिब्बत वाला, सांगपो तिब्बत में बोलते हैं। अब आगे जाकर यहाँ पर एक और पर्वत पड़ेगा, ये है नामचा बरवा, नाम यहाँ लिख चुके हैं, नामचा बरवा। और यहीं पर एक दर्रा पड़ेगा, इस दर्रे से प्रवेश करेगी, यहाँ पर एक दर्रा है, ये इसका नाम है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। यहाँ से भारत में प्रवेश करेगी। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से ये मुड़ जाएगी, यहाँ से मुड़ जाएगी, तो इतना क्षेत्र ये है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये ब्लू कलर वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश का है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ जगह पर्याप्त नहीं है। यहाँ बस 2 मुख्य नदियाँ हैं जो कि इसके लेफ्ट से मिलेंगी। अब ब्रह्मपुत्र इधर से आ रही है, इसका मुख इधर है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, ये लेफ्ट से 2 नदियाँ मिलेंगी। बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे, 2 नदियाँ लेफ्ट से मिलेंगी। एक मिलेगी दिबांग और लोहित। लोहित इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर ढोला सदिया ब्रिज बना हुआ है, ढोला सदिया ब्रिज। अब ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट हो गया। अब ये मुड़ेगी असम की तरफ और इसे हम बनाएंगे पर्पल कलर से। ये जितना भी भाग होगा ये यहाँ से ये होगा असम वाला भाग, ये इधर असम में मुड़ जाएगी और असम में मुड़ने के बाद यहाँ से बांग्लादेश में जाएगी, अलग कलर से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा ब्लू कलर का अरुणाचल प्रदेश वाला भाग, यहाँ पर लिख देते हैं, ये पूरा एपी अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है और यहाँ पर ये पूरा असम वाला भाग है। अब इसकी मुख्य मुख्य नदियों को देखेंगे। यहाँ मुख्य मुख्य नदियाँ आकर मिलेंगी सुबनसिरी, यहाँ मिलेगी कामेंग और ये मिलेगी मानस। ये मुख्य 3 नदियाँ हैं और ये तीनों ही तिब्बत वाले क्षेत्र से ही ऊपर से ही आ रही हैं, परंतु ये ब्रह्मपुत्र में असम में आकर मिलेंगी। ये 3 नदियाँ मुख्य हैं और ये दोनों नदियाँ प्रसिद्ध हैं इसलिए क्योंकि असम में एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसी नदी पर है। यहाँ जगह नहीं है, शॉर्ट में लिख देते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, KRN काजीरंगा नेशनल पार्क है। और मानस पर भी एक फेमस नेशनल पार्क है, वो है मानस राष्ट्रीय उद्यान, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान, MRN से डिनोट कर दिया है। आप चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है।
तो 3 मुख्य नदियां हैं जो ऊपर से मिलेंगी, सुबनसिरी, कामेंग और मानस। कामेंग पर है काजीरंगा नेशनल पार्क और इस पर है मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम में ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई अधिक हो जाती है। उसका कारण ये है कि यह भाग इनकी अपेक्षा निचला भाग पड़ता है और यहाँ पर आके ब्रह्मपुत्र अधिक क्षेत्र में फैल जाती है और यहाँ पर एक द्वीप बनता है जो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो कि असम में ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनता है और यहीं पर सबसे छोटा द्वीप भी बनता है। ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। यहीं पर सबसे छोटा बनता है उमानंद। ये सबसे छोटा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनता है और सबसे छोटा द्वीप बनता है यहीं पर उमानंद, सबसे छोटा द्वीप है। अब ये तो है ऊपर से मिलने वाली यानी ब्रह्मपुत्र में राइट से मिलने वाली नदियाँ। एक प्रमुख नदी है जो कि बाईं ओर से मिलेगी, यहाँ पर यह है धनसिरी। अब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। उससे पहले यहाँ असम में इतने क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र रही, तो ये क्षेत्र जब असम में प्रवेश करती है तो ये एक जगह है, इसे बोलते हैं सदिया। जब असम में ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है सदिया से और निकलती है, ये क्षेत्र पड़ जाता है धुबरी। असम में ही दोनों क्षेत्र हैं धुबरी। तो सदिया से धुबरी तक नेशनल वाटर वे भी बनाया गया है, सदिया से धुबरी तक। अब यहाँ से प्रवेश करेगी बांग्लादेश में। इसे अलग कलर से डिनोट करते हैं, ये है बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी है। अब बांग्लादेश में कौन कौन सी नदियाँ यहाँ आकर मिलती हैं? बांग्लादेश में इसका नाम परिवर्तित हो जाता है, जमुना हो जाता है। तो जमुना में अब कौन कौन सी सहायक नदियाँ आकर मिलेंगी? यहाँ सिक्किम वाले क्षेत्र से एक जो नदी निकलती है वह पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, परंतु यह 1787 से अपना मार्ग बदल चुकी है। यह अब सीधे बांग्लादेश में जमुना में आकर मिलती है और ये है तीस्ता। तीस्ता नदी, यह है सिक्किम। पहले ये गंगा की सहायक हुआ करती थी, अब यह अपना मार्ग बदल चुकी है और ये बांग्लादेश में जाकर सीधे जमुना से मिलती है। अब हम देख चुके हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। अब हम एक बार से सबको कोरिलेट करते हैं। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि पश्चिम बंगाल से फरक्का बैराज से गंगा दो भागों में बट जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश में, एक चली जाती है पश्चिम बंगाल में, जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश में जो शाखा आती है, ये गंगा की जो शाखा आती है वो पद्मा है और इधर से एक नदी और आती है मेघना, जो कि मणिपुर से आती है। यहाँ से मणिपुर बना देते हैं। मणिपुर वाले क्षेत्र से आती है और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पहले ये इस तरीके से निकलती है यहाँ से और एक कैंची की तरह यहाँ पर आकर दोबारा ऊपर आती है, कैंची मोड़ बनाती है। यह कैंची मोड़ के लिए प्रसिद्ध है, कैंची मोड़। और फिर ये आकर सीधे यहाँ बांग्लादेश में ये मिल जाती है जमुना के साथ। तो यहाँ 3 नदियाँ मिल चुकी हैं। ये कौन सी है? मणिपुर में इसे जाना जाता है बराक के नाम से। और बांग्लादेश में जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसके बाद इसका नाम परिवर्तित हो जाता है, मेघना हो जाता है। ये हो गई मेघना, ये हो गई जमुना।
और ये हो गई पद्मा। ये तीनों नदियाँ यहाँ पर बांग्लादेश में मिल जाती हैं और मिलने के बाद इनका आगे ये जब बढ़ती हैं तो एक में मिल जाती हैं, इनका नाम भी मेघना ही हो जाता है। और ये तीनों नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब एक बार हम ओवरऑल पूरे पर नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ कैलाश रेंज चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम सांगपो है तिब्बत में। जैसे ही वह भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे जाना जाता है किस नाम से? देहांग नाम से। ये देहांग नदी का नाम है और इसकी सहायक है जो इसी जैसा नाम है दिबांग। फिर ये प्रवेश करती है असम में। असम में प्रवेश करती है, वैसे ही इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र में मुख्यतः 4 ही नदियाँ मिलती हैं, 3 मिलती हैं राइट से और 1 मिलेगी लेफ्ट से। कौन कौन सी 3 मिलती हैं? सुबनसिरी, कामेंग और मानस। सुबनसिरी, कामेंग और मानस। कामेंग पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और लेफ्ट से मिलती है धनसिरी। और जैसे ही असम में प्रवेश करती है वो स्थान है सदिया। असम से बाहर निकलती है धुबरी। असम में जब प्रवेश करती है तो वह स्थान पड़ता है सदिया और असम से बाहर निकलती है वह स्थान पड़ता है धुबरी। तो सदिया से धुबरी तक एक नेशनल वाटरवे बनाया गया है, वो है नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ पर है? ये है गंगा नदी। जब तंत्र पढ़ाया था हमने तो इलाहाबाद, ये गंगा नदी तंत्र में यहाँ पर पढ़ा था इलाहाबाद और एक शाखा यहाँ मुड़ गई थी हुगली। इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक पहला नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, वो है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है और ये नेशनल वाटरवे सेकंड है। अब हम कुछ इसके मुख्य नाम देख लेते हैं। तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आए और प्लीज़ हमारी मेहनत को और आगे बढ़ाइए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।